नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस से रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। इससे पहले हमने इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी सेशन लिए थे और आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे एमसीक्यू जो भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं इस टॉपिक से, तो वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण एमसीक्यू सेलेक्ट किए गए हैं और लगभग 35 एमसीक्यू हमने सेलेक्ट किए हैं और इनमें से आपको अटेम्प्ट करें ज़रूर साथ साथ में और अपना स्कोर बताना लास्ट में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको सरल लगेंगे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, तो ध्यान से सुने, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? टर्मन ने किया, स्टैनफोर्ड ने किया, बिने ने किया या गिलफोर्ड ने किया? तो सही आंसर हो जाएगा बिने। बिने ने बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सबसे पहले प्रारंभ किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने पढ़ा भी था बिने का एक तत्व सिद्धांत, तो बिने को ही श्रेय जाता है बुद्धि के वैज्ञानिक मापन करने का। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि का या के स्रोत हैं? आनुवंशिकी है, अधिगम का परिमाण है, ये मिसटाइप हो गया है। ये है आनुवांशिकी तथा वातावरण, आनुवांशिकी तथा वातावरण की अंतःक्रिया। थोड़ा करेक्ट कर लें इसको, आनुवांशिकी तथा वातावरण की अंतःक्रिया या उपयुक्त सभी। तो सीधी सी बात है, सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी के हैं बुद्धि के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। देखिए अंतर्वैयक्तिक पूछ रहा है, दो तरह की बुद्धि होती है। एक तो अंतःवैयक्तिक, मतलब जो इस टाइप में, एक तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि आपने सुना होगा, कभी अंतःवैयक्तिक भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अंतःवैयक्तिक का मतलब होगा कि आप जो हैं स्वयं की क्षमता और कमजोरियों की पहचान कर पाते हैं, तो वो अंतःवैयक्तिक है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब किन्हीं अन्य व्यक्तियों को समझने का स्किल एक तरह से, ठीक है। तो अन्य व्यक्तियों को समझने का कौशल होगा, वो क्या होगा, मतलब अन्य व्यक्तियों की कमजोरी और क्षमता को जानना पहचानना, वो अंतर्वैयक्तिक में आ जाएगा। और अपनी कमजोरी और क्षमता को पहचानना वो किस में आ जाएगा, अंतर्वैयक्तिक में आएगा। तो दोनों ध्यान रखना। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। स्वयं की क्षमता एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल या दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कोष्ठ या खाने हैं। तो गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी मॉडल था उसमें उन्होंने कोष्ठ बताए थे, खाने बनाए थे। उन्होंने बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया था, वर्ग, इस तरह से, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कभी गिलफोर्ड का थ्योरी भी। तो 30 थे, 60 थे, 80 थे या 120 थे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 कोष्ठ या खाने थे गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी जो मॉडल है। इसको एक बात ध्यान रख सकते हैं, इसको हम गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत या त्रिआयामी मॉडल भी कहते हैं। त्रिआयामी मॉडल या 3D मॉडल भी बोल सकते हैं। तो 3D मॉडल भी इसी को बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? किसी अध्यापक के लिए बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता हो सकती है? विद्यार्थी किस कक्षा के योग्य हैं यह निर्णय किया जा सकता है, या प्रतिभाशाली अतिश्रेष्ठ, श्रेष्ठ व अन्य परीक्षणों से बच सकते हैं? पुरस्कार के लिए छात्रों के चयन किया जा सकता है, या अध्यापन एवं विषय परीक्षण में इसे आधार बनाया जा सकता है? तो शिक्षक के लिए क्या होगा? शिक्षक के लिए तो यही सही होगा, अध्यापन एवं विषय परीक्षण में वह बुद्धि परीक्षणों को आधार बना सकता है। वहाँ पर वो बुद्धि परीक्षणों से ये डिसाइड कर लेगा कि कौन सा बालक से मतलब सामान्य है, कौन सामान्य से अच्छा है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है। तो उस हिसाब से वो अपनी क्लास को ट्रीट कर पाएगा। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि देखिए ऑप्शन, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जो जनरल फैक्टर पढ़ा था ना, जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है।
विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न परीक्षणों के अभाव में, जब तक विभिन्न परीक्षण नहीं होंगे तब तक भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु के व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित होती है बुद्धि लब्धि या IQ या इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाएगी? देखिए, खनिज, पेड़ पौधों और पशुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। तार्किक, गणितीय, अप्राकृतिक बुद्धि, बेसिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पशु, पेड़ पौधों को वर्गीकृत करना किस में आ जाएगा? प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? देखिए, बहुविध बुद्धि जो सिद्धांत था वो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है। और कौन सा परीक्षण इसका समर्थन करता है ये समझिए। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। दूसरा है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक तथा व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियों को अपने स्वरूप में पदानुक्रमांक है। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत का जो ये परीक्षण समर्थन करता है कि बुद्धि जो है विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मिस्टेक हो गई इसमें। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को प्रभावित करती है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ऐसा कथन चुनना है जो गलत कथन है। तो ये क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से ज़रूर पढ़ें कि सत्य नहीं है पूछा है या सत्य है पूछा है। बहुत बार इसी में गलतियां कर जाते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देख सकते हैं, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो देखिए क्या हो जाएगा सही आंसर। सही क्या नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सही बात है, मानसिक क्षमता है। सामंजस्य और अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होती है। व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, बिल्कुल व्यवहार की गुणवत्ता से हम किसी की बुद्धि को मतलब परखर बुद्धि वाला मान सकते हैं। तो व्यवहार की गुणवत्ता, यह स्थायी एवं परिवर्तनशीलता की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। देखिए, बहुत कम प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए, किन प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर यह आधारित है? देखिए, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो सीधी सी बात है, बुद्धि के वितरण पर आधारित है ना कि बहुत कम लोग जो हैं प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम मंद बुद्धि होते हैं और अधिकतर लोग क्या होते हैं? सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो अधिकतर लोग सामान्य ही होते हैं। नेक्स्ट है, तो ये क्या है? बुद्धि का वितरण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था। संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था, किसने दिया था? टर्मन ने, डेनियल गोलमैन ने, विलियम स्टर्न ने या वाइगोत्स्की ने? तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनियल गोलमैन ने दिया था। देखिए, एक तो हम IQ ज्ञात करते हैं। देखिए, IQ का फॉर्मूला क्या होता है? हम लिखते हैं मानसिक आयु, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मानसिक आयु और डिवाइड कर देते हैं हम वास्तविक आयु से, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो ये तो हमारा IQ निकलता है, इंटेलिजेंस कोसेंट। और ये संवेगात्मक बुद्धि, इसमें EQ कैलकुलेट करते हैं। EQ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस कोसेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो ये डेनियल गोलमान ने दिया था। और इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है इसमें संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक आयु बोल सकते हैं, संवेगात्मक आयु या हाँ संवेगात्मक आयु बोल सकते हैं, और इसको डिवाइड कर देते हैं वही वास्तविक आयु से। तो दोनों फॉर्मूले जरूर याद रखें। तो IQ का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, और EQ का होता है संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ये भी इंटू 100। तो दोनों फॉर्मूले ज़रूर याद रखें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास है, ये देखिए लिखा भी है EQ इक्वल टू संवेगात्मक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने पास। नेक्स्ट है, एक बालक जो बगीचे में ले जाकर हरियाली से परिचित कराया जाता है तथा उस बालक को विद्यालय में हरियाली पर निबंध लिखने कहा जाता है, यहाँ बुद्धि का कौन सा प्रकार कार्य करेगा। देखिए क्या किया, बच्चे को हरियाली दिखाई, ठीक है, हरियाली से परिचित कराया और उसको हरियाली पे निबंध लिखने को बोल दिया। अब देखिए कौन सा प्रकार बुद्धि का कार्य करेगा। देखिए सामाजिक, यांत्रिक, अमूर्त या कोई नहीं। देखिए हरियाली तो उसने प्रत्यक्ष देखी, लेकिन वो जो निबंध लिखेगा तो वो क्या करेगा, उसके बारे में कल्पनाएं करेगा, है ना, कि कैसे ये हरियाली है, उससे तो परिचिति करवाया गया है ना अभी। तो ये क्या होगा, उसके लिए अमूर्त चिंतन होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। अरे ये तो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है, और हमारा जो बुद्धि का अर्थ वाला लेक्चर है उसमें आपको ये स्टेटमेंट ज़रूर मिलेगी देखने को, ठीक है। तो बुद्धि सीखने की योग्यता विलियम स्टर्न ने, विलियम मैकडूगल ने, रेक्स नाइट ने या बकिंघम ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बकिंघम ने कहा था कि बुद्धि जो है वो क्या है, सीखने की योग्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारे पास है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ऑप्शन देख सकते हैं, वुडवर्थ, वुड्रो विल्सन, गेट्स या टर्मन। तो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह स्टेटमेंट दिया था टर्मन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। पढ़ा है ना हमने थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व या त्रिआयामी। तो आई होप ये क्वेश्चन तो हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं ना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत हमने डिटेल में डिस्कस किया है, नहीं देखा है तो जाके देखें पहले। नेक्स्ट है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहते हैं। देखिए 0 से 25 बुद्धि लब्धि को क्या कहेंगे, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को हम कहेंगे जड़ बुद्धि बालक। क्या कहेंगे, जड़ बुद्धि कहेंगे। जड़ बुद्धि मतलब सबसे बिल्कुल जिसकी कोई योग्यता ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड करते हैं यूज़, इडियट्स, ठीक है। तो इडियट्स कहते हैं जड़ बालक को या जड़ बुद्धि बालक को। तो 0 से 25 जिनकी बुद्धि, सामान्य का जरूर ध्यान रखना, 90 to 110 तक अगर किसी की बुद्धि लब्धि है तो वो सामान्य होगा, इससे ऊपर होगा तो वो प्रतिभाशाली होगा, इससे कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, आप मंद बुद्धि बोल सकते हैं। तो मंद बुद्धि होगा, और अगर 50 से भी कम है, 25 के अराउंड आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जड़ बुद्धि बालक हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता है। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में हमने 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया था समूह कारक सिद्धांत किसका था, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आंसर है आपका थर्स्टन का सिद्धांत हमने डिस्कस किया था इससे पहले। नेक्स्ट है, निम्न में से बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बिने ने किया, स्पीयरमैन ने किया, थर्स्टन ने किया या थॉर्नडाइक ने किया। तो सही आंसर क्या है, किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था ना बहुतत्व सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्न में से बुद्धि के बारे में सत्य कथन नहीं है। सत्य नहीं है जो वो बताना है, ठीक है। तो सत्य कथन नहीं है, इनमें से क्या नहीं है, यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशीलता की विशेषता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इससे पहले भी आया था ना ऐसा ही क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है। देखिए मूर्त बुद्धि को, अमूर्त बुद्धि को, या सामाजिक बुद्धि को, या फिर आध्यात्मिक बुद्धि को। तो जो हमारा यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है, यांत्रिक बुद्धि में क्या होता है, मतलब
यंत्रों से रिलेटेड होता है, यंत्रों से रिलेटेड, ठीक है। तो यंत्रों से रिलेटेड का मतलब आसानी से, जैसे टूल्स होते हैं ना, टूल्स, औजार वगैरह, तो उनको पकड़ना, उनको यूज़ करना जो व्यक्ति आसानी से सीख लेता है, उसकी बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि भी हम इसी को कहते हैं। तो ये बुद्धि जिन बालकों में पाई जाती है, या जिन छात्रों में या जिन बालकों में यांत्रिक बुद्धि होती है, तो वो यांत्रिक कार्य करने में सक्षम होते हैं। और अधिकतर ये माना जाता है कि इस तरह के बालक यांत्रिक बुद्धि वाले या मूर्त बुद्धि वाले ये क्या करते हैं, प्रत्यक्ष वस्तुओं को लेकर आसानी से समझ जाते हैं और उनके फंक्शन को समझ जाते हैं, जल्दी से उनसे कार्य करना सीख जाते हैं। तो जो ये बोला जाता है कि ये अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। तो इंजीनियर जो होते हैं उनकी जो बुद्धि, अगर आप बोल सकते हो, तो उनकी हमेशा अधिकतर यांत्रिक बुद्धि देखने को मिलती है। तो जिनमें यांत्रिक बुद्धि होती है वही अधिकतर इंजीनियर वगैरह, जो मैकेनिकल वगैरह के काम होते हैं, वो कर पाते हैं। नेक्स्ट है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, जो इन्होंने 1905 में दिया था, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देख सकते हैं 30, 59, 90 या 20। तो सही आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन नंबर ए, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का संबंध किस चिंतन से है? देखिए, बुद्धि का संबंध किस चिंतन से? अपसारी चिंतन से है, एक सेकेंड, अपसारी चिंतन से है, या अभिसारी चिंतन से है, स्वतंत्र चिंतन से है, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधी सी बात है, किससे होगा? अभिसारी चिंतन से होता है। अभिसारी का मतलब जैसे लेंस वगैरह पढ़ते हैं ना, तो अपसारी क्या करता है? कलेक्ट करता है किरणों को एक जगह पे, एक बिंदु पर केंद्रित करवाता है। अभिसारी क्या करता है? फैलाता है। तो यहाँ पर चिंतन कैसा होगा? विस्तृत होगा। तो कैसा हो जाएगा? अभिसारी चिंतन हो जाएगा। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। लो बताओ भाई, क्या सही होगा? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, या सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए आंसर क्या होगा? सही आंसर है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ज़्यादा बुद्धिमान, लड़कियां कम बुद्धिमान। दोनों इक्वल होते हैं। अगर दोनों को समान परिस्थितियां मिले तो दोनों ही इक्वल जो है इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि परिस्थितियां दोनों को समान मिले। नेक्स्ट है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग सभी आयु वर्ग के लिए, अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, या शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के लिए? क्या हो सकता है? जो अशाब्दिक होता है, यानी बिना शब्दों का। देखिए, शब्दों को कौन समझ सकता है? शब्दों को तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है ना। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण तो हम शिक्षित वर्ग के लिए प्रयोग करते हैं, और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं। तो अशाब्दिक में क्या होता है? कुछ जैसे किसी वस्तुओं के माध्यम से या प्रत्यक्ष चीज़ों के माध्यम से, तो इस तरह से परीक्षण करवाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब वहाँ पर पढ़े लिखा होना जरूरी नहीं है। भौतिक वस्तुओं की कार्य प्रणाली को समझना एवं उनका संचालन करना किस प्रकार की बुद्धि का कार्य है? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक या आध्यात्मिक? फिर से लगभग वैसा ही प्रश्न है और वैसा ही आंसर है। क्या होगा? भौतिक वस्तु, वही जो मैंने कहा था कि प्रत्यक्ष रूप से जल्दी से समझ जाते हैं, टूल्स को यूज़ करना जल्दी सीख जाते हैं। तो क्या था? मूर्त बुद्धि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति होती है। देखिए, जो विशिष्ट योग्यताओं की प्रकृति होती है, ये क्या होती हैं? जन्मजात होती हैं, अर्जित होती हैं, एक और दो दोनों, या कोई नहीं? तो कैसे होती हैं? हमने पढ़ा था ना, स्पेसिफिक फैक्टर्स। स्पेसिफिक फैक्टर्स पढ़े थे। किसके सिद्धांत में पढ़े थे? एक तो हमने सामान्य तत्व पढ़े थे, सामान्य तत्व है ना, जिनको हमने जी से डिनोट किए थे। और एक विशिष्ट तत्व पढ़े थे, विशिष्ट, जिसको हमने एस से डिनोट किया था। चलो पहले ये बताना कमेंट बॉक्स में कि ये सिद्धांत किसका पढ़ा था हमने, जी और एस वाला। तो जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं वो आपकी जन्मजात नहीं हो सकती हैं, बल्कि क्या होती हैं? अर्जित। उनको तो हम गेन करते हैं ना, अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में, स्पीयरमैन के सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? समान होती है, भिन्न होती है, प्रधान होती है, या कोई नहीं? क्या बताया था स्पीयरमैन ने? तो स्पीयरमैन ने क्या बताया था? स्पीयरमैन ने बताया था कि जो विशिष्ट योग्यता होती है वो प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विमा है।
प्रज्ञा संरचना सिद्धांत की विमा है, संक्रिय है, विषय वस्तु है, उत्पादन है या सभी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये वही है 3D मॉडल, बताया था ना मैंने किसका, गिलफोर्ड वाला सिद्धांत, गिलफोर्ड का बुद्धि का मॉडल, 3D मॉडल या त्रिआयामी संरचना सिद्धांत। तो उसमें संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन तीनों की ही बात की गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को किन अवस्थाओं में बांटा है, कितनी अवस्थाओं में बांटा है ब्रूनर ने। तो ऑप्शन देख सकते हैं 2, 3, 4 या 5। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अवस्थाओं में बांटा है ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास को। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। ठीक है, तो एक भूल भुलैया टेस्ट होता है। भूल भुलैया तो देखा है ना, वो चूहों पे शुरू में प्रयोग किया जाता था। तो टेस्ट ये अभी बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो भूल भुलैया टेस्ट होता है मतलब किसी चीज़ को रखा जाता था, जैसे चूहों वाला भूल भुलैया टेस्ट तो ऐसा था कि चूहों के बिल बनाए गए बहुत सारे, और वहाँ किसी कोने पर उनके लिए खाने की वस्तुएं रखी गई, तो वो घूमते रहते थे। एक टाइम आया कि वो सीख गए कि उस एंड पे रखा होगा, सीधे डायरेक्ट वहीं जाते थे और उठा के खा लेते थे अपना खाना। तो बालकों के लिए, किन बालकों के लिए जो है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट प्रयोग किया जाता है। तो भूल भुलैया परीक्षण किस, अरे आजकल आप लोगों ने देखा होगा जैसे बच्चों का ड्राइंग बॉक्स होता है, उस पर भी एक तरह से परीक्षण बने रहते हैं, तो वो भूल भुलैया टाइप के इस तरह के। तो वो एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे किस एज ग्रुप के लिए होता है, 11 से 19 वर्ष, 13 से 14 वर्ष या 18 से 19 वर्ष या 15 से 17 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 3 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए भूल भुलैया परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, देखिए 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। मैंने बताया था ना कि 90 to 110 क्या होगा, सामान्य होगा। तो सामान्य बालक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, स्टर्न है, बिने है, टर्मन है या इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा, अभी शुरू में ही डिस्कस किया था ना कि बिने को ही जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, अच्छा ये बहुबुद्धि सिद्धांत था ये, ठीक है, बहुकारक नहीं होगा ये, बहुबुद्धि सिद्धांत जो इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था। ठीक है, वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो बताया था ना कौन सी, प्राकृतिक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सामान्य तत्व व सामान्य योग्यताओं की प्रकृति होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, सामान्य तत्वों की। ठीक है, हमने विशिष्ट तत्वों की प्रकृति देखी थी ना ऊपर की, वो क्या होती हैं, अर्जित होती हैं। विशिष्ट वाले क्या होते हैं, उनको हम अर्जित करते हैं, जैसे संगीत का कौशल हो गया, कला का कौशल हो गया, वो हम अर्जित करते हैं। जन्म से थोड़े ना सीख के आए आप लोग, है ना। कोई अच्छा गाना गाता है तो वो मतलब पैदा गाते गाते थोड़े ना हुआ होगा, तो उसने सीखा है। तो वही चीज़ें, तो सामान्य तत्वों की योग्यताएं क्या होंगी, अब सामान्य की क्या होंगी, जन्मजात होंगी, अर्जित होगी, अनुभवाधीन होगी, प्रक्रियाधीन। सामान्य तत्वों की जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रकृति होती है, वो कैसी होती है, जन्मजात। जो सामान्य बुद्धि है हमारी वो जन्मजात होती है, सभी में लगभग समान होती है, ऐसे बताया था ना स्पीयरमैन ने। तो ये थे हमारे बुद्धि से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यूज़। तो हमने 35 एमसीक्यू डिस्कस किए, और 35 एमसीक्यू में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोगों ने बुद्धि से रिलेटेड लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है बुद्धि से रिलेटेड, लगभग 4 से 5 लेक्चर मैंने लिए हैं। तो आप सारे देख के फिर जाकर अगर आप इस टेस्ट को लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, अपना ध्यान रखें, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।